गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये रीड से संबंधित टॉपिक रहने वाला है साथियों। चाहे फिर आप आईए की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी आज के इस वीडियो में हम आईसीटी से संबंधित 10th क्लास के एमसीक्यू करने वाले हैं। जितने भी पर्सन उसके रहने वाले हैं उनका डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे। 10th क्लास के यानी हमने 9th क्लास के डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर वो भी देख सकते हो। इसी प्रकार के हमने डिस्कशन किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा 2 आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले साथियों आप ये देख लीजिए, इस प्रकार के कुछ आपके अध्याय हैं, यूनिट्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन लिए गए हैं और ये आपके रीड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं साथियों। तो फर्स्ट ऑफ एमएस एक्सेल के परिचय इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों। मैं एक बार आपको कहना चाहूंगा, एक बार ये वीडियो सभी साथियों के साथ आप शेयर कर दीजिए। लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो लगा कैसा है। हमारे चैनल पर साथियों आपको 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर का मैराथन वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वो देख सकते हो। और मैं आपको एग्जाम से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो जरूर देखें। शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं साथियों, बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं, आपके कम समय में पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक सुविधा फीचर है, एक सुविधा बोल दो या एक फीचर बोल दो जो केवल निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है। वो क्या करता है कि निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए साथियों जो राइट रहेगा, फिल्टरिंग की जाती है। क्या की जाती है? फिल्टरिंग की जाती है, यानी 6 नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम, सीक्वेंस या ऑर्डर उसको बोल सकते हो आप, में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुक्रम या क्रम बोल दो, सीक्वेंस या ऑर्डर बोल दो, में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको साथियों कल भी हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन कल वाले वीडियो में भी आया था, उसमें थोड़ा लैंग्वेज का फर्क था। आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉर्टिंग इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉर्टिंग यहाँ पर साथियों राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जब हम एक नया एक्सेल फाइल बनाते हैं तब उसमें डिफॉल्ट रूप से कितने सीट होते हैं? डिफॉल्ट रूप से सीटों का पूछना चाहता है। डिफॉल्ट रूप से यहां पर सीटें होती है साथियों कितनी? 3 सीटें रहने वाली हैं। तो 3 यहां पर ये राइट हो जाएगा, 3 नंबर वाला 3 राइट हो जाएगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में निम्न में से कौन सा सच नहीं है? कंडीशन फॉर्मेटिंग की यहां पर बात की जा रही है और उसके अंदर सच नहीं है, मतलब गलत असत्य कथन हमको यहां पर निकालना है साथियों। अब देखिए कि जांच करने के लिए आप एक से अधिक कंडीशन शर्तें जोड़ सकते हो। हाँ, कुछ जांच करनी है आपको तो एक से ज्यादा कंडीशन को एक साथ जोड़ा जा सकता है। ये बात यहां पर ठीक कही गई है। बोल्ड देखने के लिए आप कंडीशन सेट कर सकते हैं और इटैलिक को उन पर लागू कर सकते हैं। कंडीशन सेट साथियों यहाँ पे बोल्ड देखने के लिए कंडीशन सेट ऐसा कुछ नहीं है, ये बात यहां पर गलत कही गई है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है आप उन पर फॉन्ट, बॉर्डर, पैटर्न फॉर्मेट लागू कर सकते हो, ये बात भी यहां पर ठीक कही गई है। कंडीशन फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स से आप किसी भी कंडीशन को हटा सकते हैं जो आवश्यक नहीं है। कंडीशन, हाँ ऐसा कर सकते हैं, जो आवश्यक नहीं है कंडीशन उसको हम हटा सकते हैं। तो यानी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बी जो अपना बी नंबर ऑप्शन बोल दो, बी ऑप्शन बोल दो, ये वाला राइट रहने वाला है साथियों। यहाँ पे ये क्वेश्चन राइट रहेगा साथियों। हम आपके लिए ना महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। जो इन 9th और 10th की बुक है ना, 9th की बुक बोल दो और 10th की बुक के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। वो पॉइंट टू पॉइंट साथियों एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं। आपका जो पूरा आईसीटी वाला टॉपिक है ना, उन चीजों से रिवाइज हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु है, उनसे रिवाइज हो जाएगा साथियों। वो भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। निम्न में से किसका उपयोग करके एक एक्सेल फॉर्मेट को किसी अन्य सेल पर कॉपी किया जा सकता है? साथियों ये पूछना चाहता है, एक सेल फॉर्मेट को किसी अन्य सेल पर कॉपी करके क्या किया जा सकता है? कॉपी किया जा सकता है। तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता है वो एक हादसा बनाता है ना, वो इसका यूज किया जाता है। सभी फॉर्मूलों को किसी प्रतीक सिंबल के साथ शुरू करना चाहिए। जो कोई भी फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको ना शुरू करने से पहले क्या लगाना चाहिए? इजिकल टू का निशान लगना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हम चलते हैं। जो कुंजी आप वर्तनी स्पेलिंग की जांच के लिए दबाते हैं, अब आपको क्या करना है कि आपने कुछ डेटा टाइप कर लिया है और आपको वर्तनी यानी आपने कुछ स्पेलिंग वगैरह लिखी, तो आपको चेक करनी है ये सही है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम?
F7 को प्रेस करेंगे, F7 को हम वहां पर प्रेस करेंगे तो हम ये चीजें चेक कर पाएंगे। F7 इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया साथियों, वर्कशीट की फॉर्मेटिंग के संबंधित ये क्वेश्चन रहेंगे। हमने आपके जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तो वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट कर भी बताएं। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग है, मैं आपको ये कहूंगा एग्जाम से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपके आगामी एग्जाम जो आपका आ रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाली है साथियों, क्योंकि आप मान ये देखो कि जो बोर्ड है ना वो आरबीएससी की बुक से लगभग क्वेश्चन वहां से बनते हैं। आपको ऐसा है कि सेम के सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या होता है साथियों? फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट हो या एक टेक्स्ट के भाग में फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि कॉपी बनाए और फिर इसे कहीं और लागू करने के लिए। फॉर्मेट पेंटर क्या वो हादसा बना क्या होता है कि जैसे यहां पे मैंने ये आरबीएसई ऐसे बोल्ड अक्षरों में लिखा है, बोल्ड अक्षरों में RBSE लिख दिया ना, तो वो क्या करेगा, इसका कलर कौन सा है और इसका जो बोल्डनेस है वो कॉपी कर लेगा। ये जो टेक्स्ट है वो कॉपी नहीं होगा, इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना भी, ये जैसे यहां से डार्क हो गया, ये कुछ डार्किंग इतना जो इस पे फॉन्ट यूज किया गया है वो चीजों को कॉपी कर उस चीज पर अप्लाई कर देगा। तो यार राइट यहां पर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग कॉपी अलग चीज हो जाती है और टेक्स्ट कॉपिंग अलग बात है। यहाँ पे टेक्स्ट होगा तो ये पूरी चीज कॉपी होगी, लेकिन अभी मैंने जैसे ये पिंक कलर या आप रेड बोल दो इसको, तो ये आर जिस प्रकार का मोटाई में आर है, बी है, जो चीजें लिखी गई है ना, फॉर्मेट पेंटर इस चीज को कॉपी कर लेगा। जैसे आप रेगुलर फॉन्ट लिखे जाते हैं, इटैलिक फॉन्ट लिखे जाते हैं, तो वो उन चीजों को कॉपी कर पेस्ट कर देता है। किसी एक्सेल सीट पर सक्रिय एक्टिव सेल द्वारा दर्शाई जाती है, किसी एक्सेल सीट पर सक्रिय एक्टिव सेल द्वारा दर्शाई जाती है एक डार्क व्हाइट बॉर्डर के द्वारा, एक डार्क व्हाइट बॉर्डर के द्वारा एक जो हम सीट या एक्टिव सेल पर है ना उस चीज का पता लगाया जा सकता है। आप सभी को यहां पर बताना है एक सेपरेट सीट में डेटा कैसे संगठित ऑर्गेनाइज्ड रहता है। सेपरेट सीट के अंदर जो डेटा साथियों रहता है वो रोज और कॉलम में रहता है। ये रोज आप वो मत समझ लेना जैसे कोई वैलेंटाइन डे यार आप समझ रहे हो रोज वो है, रोज देने वाला रोज नहीं है, ये रो बोल रहा है, ये रोज ये वाला है साथियों, रोज यानी पंक्तियां, कॉलम, ये रो पंक्तियां इस प्रकार की, इस चीज की बात यहां पर की जा रही है, रो और कॉलम की बात यहां पर की जा रही है साथियों। आप किसी कमांड का उपयोग कर एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं। आप किस कमांड का उपयोग कर एक्सेल के अंदर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या रहेगा, कंट्रोल 1 इसके लिए राइट हो जाएगा। CTRL+1 आप अगर आप प्रेस करते हो तो ये चीजें ओपन हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में डैश प्रकार के फॉन्ट स्टाइल हैं, एक्सेल के अंदर डैश प्रकार के हमको फॉन्ट स्टाइल देखने को मिलते हैं, तो 4 प्रकार के फॉन्ट स्टाइल देखने को मिलते हैं। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा टैब उपलब्ध नहीं होता है, कौन सा उपलब्ध नहीं है, यहां पर यह बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है साथियों, गौर करना, नंबर हो, फॉन्ट हो, फील हो, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के अंदर नंबर, फॉन्ट, फील ये तो उपलब्ध होते हैं, वहीं पर मार्जिन्स उपलब्ध नहीं होता है। द ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मार्जिन्स इसके अंदर नहीं होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस आरबीएससी की बुक से लिए गए हैं साथियों। क्वेश्चन है, एक चार्ट को संपादित करने के लिए आप कर सकते हो, एक चार्ट को अगर संपादित करना है तो क्या करेंगे, हम चार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करेंगे, चार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करेंगे तो हम चार्ट को संपादित कर सकते हैं। प्रत्येक एक्सेल फाइल जो रहती है वो प्रत्येक एक्सेल फाइल क्या होती है साथियों, वो टेक्स्ट और डेटा शामिल कर सकती है। एक्सेल फाइल में क्या होता है कि टेक्स्ट भी हो सकता है और डेटा शामिल हो जाएगा। उस एक्सेल फाइल को हम संशोधित भी कर सकते हैं। वर्कशीट और चार्टशीट सहित कई सीट को रखा जा सकता है, वर्कशीट हो चाहे चार्टशीट हो उसके साथ कई सीटें रखी जा सकती है। तो बात यहां पर उपयुक्त सभी की आ जाती है। उपयुक्त सभी इसके लिए क्या है, राइट रहने वाला है। आप एक चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हो, एक चार्ट बनाने के लिए हम चार्ट विजार्ड का यूज करते हैं। चार्ट विजार्ड का उपयोग किया जाता है साथियों चार्ट बनाने के लिए। एक्सेल में एक पिक्चर सम्मिलित करने के लिए निम्न में से पिक्चर विकल्प का उपयोग कहां से कर सकते हैं? हमें क्या करना है कि एक्सेल के अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा उपयोग यहां पर करेंगे, इलुस्ट्रेशन ग्रुप का उपयोग। इलुस्ट्रेशन ग्रुप का उपयोग हम करेंगे पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए। एक्सेल की यहां पर बात की जा रही है तो इलुस्ट्रेशन ग्रुप का यहां पर यूज किया जाएगा साथियों। निम्न में से कौन सा एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है साथियों। एब्सोल्यूट यानी एग्जैक्ट वो देना है, हमें कोई एग्जैक्ट सेल रेफरेंस देना है ना, तो उसके लिए डॉलर के निशान का उपयोग किया जाता है। तो डॉलर का निशान ये देखिए,
बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। $8 $1 ये मतलब फर्स्ट सेल का रेफरेंस हमारा हो गया है यहाँ पर। ये चीजें ध्यान देखनी है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये डॉलर मतलब अगर एब्सोल्यूट की बात आ जाए तो आप डॉलर को टिक करोगे, यानी एग्जैक्ट की बात यहाँ पर की जा रही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जो निम्न विकल्पों में से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में सेट नहीं किया जा सकता, विकल्प दे रखे हैं और उनके आधार पर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में सेट नहीं किया जा सकता है साथियों, तो उसको ओरिएंटेशन सेट नहीं की जा सकती। अन्य चीजें आप यहां पर सेट कर सकते हो, ओरिएंटेशन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रिंटर का चयन कर सकते हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट कर सकते हो, रो कॉलम का टाइटल्स दे सकते हो, लेकिन ओरिएंटेशन नहीं। ओरिएंटेशन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। MS पावर पॉइंट के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे इस पे। तो वस्तु ने ये क्वेश्चन हमारा पूछना चाहता है, प्रस्तुति में सभी स्लाइड को एक समान लुक देने के लिए, प्रस्तुति के अंदर सभी जो हमारी स्लाइड्स हैं उनको एक समान लुक देने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करना चाहिए। भी सभी हमारी स्लाइडें एक समान हमको दिखें तो एक प्रस्तुति डिजाइन टेम्पलेट हमको बनाना पड़ेगा, जिसके आधार पर हमारी जो प्रस्तुति की लाइनें हैं सभी की सभी जो हमारे पेज है या स्लाइड्स हमारे जो रहने वाले हैं तो वो एक जैसे प्रदर्शित हो सकें साथियों। एक प्रस्तुति में स्लाइड्स लाने के लिए क्या विषय प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट या इफेक्ट्स इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रस्तुति में स्लाइड्स लाने के लिए क्या विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल किया जाता है साथियों, तो इसके लिए क्या रहेगा, ट्रांजिशंस, संक्रमण, ट्रांजिशंस जो रहेगी साथियों उसका उपयोग किया जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स जैसे ट्रांजिशंस का मतलब आप ये समझिए, ये कोई यहाँ पे स्लाइड थी, फिर ये फ्लिप होके आएगी, कभी कभी तो ऐसे फ्लिप घूमते 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 चीजें, या फिर वो होती है ना रोटेशन घूमते हुए आती है, तो वो चीजें हैं भी किस प्रकार को जो अगर नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है वो घूम के आ रहा है क्या, मतलब वही चीजें यहाँ पर कही जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पावर पॉइंट के अंदर व्यूज नहीं है। पावर पॉइंट के अंदर व्यूज की बात की जा रही है साथियों। स्लाइड शो व्यूज हम कर सकते हैं, स्लाइड व्यूज कर सकते हैं, आउटलाइन को भी व्यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तुति व्यूज ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रस्तुति व्यूज ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीजें ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं। स्लाइड शो व्यूज होता है, स्लाइड व्यूज भी होता है, आउटलाइन व्यूज भी होता है। ये तीन जो पॉइंट है ना, ये भी आपको यहां पर जरूर ध्यान रखने, ये वाले तीन ध्यान रखना कि ये व्यू होते हैं, ये वाले व्यू जो है साथियों होते हैं। बहुत अच्छी बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। एक्सेल, पावर पॉइंट, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपको। स्लाइड पर संक्रमण यानी ट्रांजिशंस जोड़ने के लिए कौन सा पावर पॉइंट व्यू सबसे अच्छा काम करता है। स्लाइड को हमने जैसे मैंने आपको बताया तो उसमें हम क्या करेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यूज का उपयोग करेंगे। स्लाइड सॉर्टर का अगर हम उपयोग करते हैं ना तो उसमें क्या होगा कि एक संक्रमण ट्रांजिशन जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ये रहता है साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग है। फॉर्मेट पेंटर जो रहता है साथियों वो किस काम आता है, तो वो क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने और फिर इसे कहीं और लागू करने के लिए। वही बात दोबारा यहां पर इसमें भी आ गई। तो एक्सेल में भी वही चीज है, फॉर्मेट पेंटर है ना वो सभी में एक जैसा ही काम करेगा, चाहे फिर वो आपका एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट पीपीटी का हो, चाहे सभी जो हैं आपके वर्ड हैं और हैं। तो फॉर्मेट पेंटर का काम यही रहता है कि एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बना लेता है, फिर वो हम चाहें उस पर कहीं भी लागू करना चाहें तो उस पर लागू कर सकते हैं साथियों। जो विकल्प आपको लाइन का चयन करने वर्क जो रहता है फ्री फॉर्म और स्क्रिबल टूल्स के लिए अनुमति देता है साथियों, कौन सा यहां पर अनुमति देता है, ड्रा कस्टम पथ जो रहता है, ड्रा कस्टम पथ इसके लिए राइट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो स्लाइड पर टेक्स्ट को रखता है कहा जाता है, ऑब्जेक्ट जो साथियों स्लाइड पर टेक्स्ट को रखता है उसे क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं प्लेस होल्डर। उसे हम क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर उसको कहा जाता है। प्लेस होल्डर यहां पर राइट हो जाएगा। पावर पॉइंट व्यूज जो केवल टेक्स्ट, शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है, पावर पॉइंट व्यूज जो केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है उसका हमको बताना है साथियों। तो उसके लिए क्या राइट रहेगा, आउटलाइन व्यूज जो रहता है ना, आउटलाइन व्यूज जो रहेगा यहां पर, आउटलाइन व्यूज इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो क्या करता है कि पावर पॉइंट के अंदर व्यूज और केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडीमेड शैलियां स्टाइलिश की एक फाइल जो प्रस्तुतियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। रेडीमेड शैलियां यानी स्टाइल्स जो रहते हैं कि एक फाइल जो प्रस्तुतियों के लिए इस्तेमाल की जाती है उनको हम टेम्पलेट कहते हैं। यानी एक कोई स्लाइड बनी बनाई हमको मिल जाए, उसके अंदर इफेक्ट वगैरह लगे हुए हैं, सब चीजें तैयार हैं, तो उसको हम टेम्पलेट्स कहा जाएगा, टेम्पलेट्स उसको कहा जाएगा साथियों। टेम्पलेट्स उसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं साथियों। यदि आप पावर पॉइंट में सम्मिलित की गई किसी इमेज को संपादित करते हैं, पावर पॉइंट के अंदर कोई इमेज सम्मिलित की गई है और उसे हम संपादित करना चाहते हैं तो क्या होता है, तो क्या होगा साथियों, सम्मिलित की गई फुल फाइल
परिवर्तित नहीं होती, ये इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन साथियों, कंप्रेस सेटिंग्स में जो एक विकल्प नहीं है, कंप्रेस सेटिंग की यहां पर बात की जा रही है और उसके अंदर कौन सा विकल्प देखने को नहीं मिलता है, ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज उसमें फिर देखने को नहीं मिलता है, विकल्प नहीं है, ये वाली बात की गई। ओरिजिनल साइज इसके लिए राइट हो जाएगा। एमएस पिक्चर मैनेजर के फ्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं? एमएस पिक्चर मैनेजर के फ्लिप सेटिंग की यहां पर बात की जा रही है। तो साथियों इसके अंदर क्या पूछना, सेटिंग के अंदर कितने विकल्प होते हैं? तो 2 विकल्प इसके अंदर होते हैं। एमएस पिक्चर मैनेजर के रोटेशन सेटिंग में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? एमएस पिक्चर मैनेजर के रोटेशन सेटिंग की यहां पर बात की जा रही है। रोटेशन सेटिंग के अंदर कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं रहता है? तो बाई एंगल उपलब्ध नहीं रहता है। कौन कौन से होते हैं वो भी देखना। ये यहां पर चीजें है ना, आपको ऐसा नहीं है कि ये बात खत्म हो गई। ये देखिए, रोटेट लेफ्ट होता है, रोटेट राइट कर सकते हो, बाई डिग्री कर सकते हो। लेफ्ट राइट को रोटेट कर सकते हो, बाई डिग्री कर सकते हो, लेकिन बाई एंगल नहीं कर सकते। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्लिप विकल्प क्या करता है? जो फ्लिप विकल्प रहता है वो पिक्चर की दिशा बदल देता है, पिक्चर की दिशा बदल देता है साथियों। फ्लिप का मतलब यहाँ पे ये समझिए कि ये जैसे कोई इमेज थी और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कुछ चीजें लिखी हुई है, ठीक है। आप ये मानिए कि यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, तो इसको जैसे हम बिल्कुल फ्लिप करते हैं तो एक तो इस प्रकार का फ्लिप हो जाएगा, ये पिक्चर कुछ इस प्रकार के होके फ्लिप यहाँ आ जाएगा, तो वो जो ऊपर लिखी हुई चीजें थी वो यहाँ नीचे आ गई ना। तो इस प्रकार का ये होता है फ्लिप करना, ये है फ्लिप यहाँ पे। ऑटो करेक्ट शॉर्टकट कमांड क्या है? ऑटो करेक्ट शॉर्टकट कमांड उसके लिए क्या रहता है? कंट्रोल क्यू दबाते ही, कंट्रोल क्यू, यहाँ पे ये क्यू वाला ये क्यू है, कंट्रोल क्यू अगर दबाते हो, कंट्रोल यहाँ पे CTRL प्लस क्यू दबाओ आप, तो क्या है? ऑटो करेक्ट शॉर्टकट कमांड हो जाएगी साथियों ये। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी साथियों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले साथियों। सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष के अंदर आया था? साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की बात यहाँ पर की जा रही है, तो सबसे पहले आता है साथियों 2000 के अंदर। कौन से में आता है? 2000 के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या कहलाती है साथियों? सॉफ्टवेयर चोरी क्या है, विधि क्या है उसकी? अगर हम बात करें यहाँ पर सॉफ्ट लिफ्टिंग, ये वाली हो जाएगी विधि। हार्ड डिस्क लोडिंग, ये भी एक हार्ड डिस्क लोडिंग भी एक प्रकार की उसकी विधि है। जालसाजी करना, उपरोक्त सभी इसके लिए क्या है? सॉफ्टवेयर चोरी की ये विधियां हो जाएगी साथियों। डोस का मतलब यहाँ पे क्या है? डोस का मतलब आपसे पूछना चाहता है, इसमें क्या हो जाएगा? सेवा की अस्वीकृति। सेवा की अस्वीकृति इसके लिए बिल्कुल राइट रहने वाला है। सेवा की अस्वीकृति, डोस का मतलब हो जाएगा कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है। कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो किसको संक्रमित करेगा, यानी उससे किसको नुकसान होगा साथियों? कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को ही नुकसान पहुंचाएगा, तो कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है साथियों। ये कंप्यूटर वायरस वैसे कोई चीज नहीं होती है, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसी प्रकार ये सॉफ्टवेयर तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कुछ अच्छे काम के लिए, वो पर्पज ही उनका क्या होता है कि कुछ चोरी करना या कुछ हानि पहुंचाने के पर्पज से बनाए गए सॉफ्टवेयर रहते हैं। हानि पहुंचाने के पर्पज से बनाए गए सॉफ्टवेयर आप यहां पर मान सकते हो, और उनको क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, वायरस की फुल फॉर्म ध्यान रखना। जैसे वायरस आप इस प्रकार लिखा जाता है ना, तो वायरस की फुल फॉर्म आ जाती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, इस प्रकार की कुछ फुल फॉर्म रहती है। वायरस की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है वो। ई वाणिज्य या ई व्यापार के बारे में संबंधित है। ई कॉमर्स का मतलब साथियों यहाँ पर क्या रहता है? ई कॉमर्स का मतलब की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वाणिज्य किया जाता है, ई कॉमर्स यही रहता है साथियों। जैसे आजकल के जमाने में हम ऑनलाइन का यूज करते हैं, जैसे कोई आप व्यक्ति कोई भी चीजें जो ऑनलाइन वेबसाइट से हम कुछ सामान प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, वो चीजें इसके अंदर आ जाती है साथियों। यहाँ पे ये पूछना चाहता है G2C का मतलब, G2C, G का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट है, C का मतलब यहाँ पर कंज्यूमर या कस्टमर हो जाता है। तो गवर्नमेंट से कंज्यूमर, गवर्नमेंट से कंज्यूमर वाला ये बात हो जाएगी साथियों। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस वाली बात हो जाती है। EDI का मतलब क्या है? EDI का मतलब यहाँ पर ये साथियों पूछना चाहता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज इसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज इसको कहा जाता है साथियों। ये कुछ फुल फॉर्म वाली बातें अगर आपसे पूछ लेना एग्जामिनर, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ठीक है आपको हिंदी कंसिडर कर लेना, लेकिन थोड़ा सा आप इंग्लिश में इसको जरूर देख लेना। जैसे EDI की फुल फॉर्म आएगा तो कुछ आपको इसमें लॉजिकली पता चल जाएगा चीजें क्या पूछना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक तो हो गया, लेकिन डेटा हो गया। यहाँ पे देखिए आई, फिर आई का तो कुछ आ ही नहीं रहा, ट्रांसफर टी से मानो आप इंटरनेट वाला हो सकता है, हाँ इसमें आप कंफ्यूजन पैदा कर देगा आपको ये।
तो वो चीजें हैं, आप ना इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लेना इस चीज को। जो ई कॉमर्स की सुविधा नहीं है, इसमें ई कॉमर्स की कौन सी सुविधा नहीं है साथियों? नगद भुगतान ई कॉमर्स की वैसे कोई सुविधा नहीं है, नगद भुगतान इसमें आ जाएगा। जो ई कॉमर्स की सुविधा नहीं है, नगद भुगतान वाला इसके लिए राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ चुका है साथियों, चैप्टर 8 में आ चुके हैं हम। सुरक्षित ई भुगतान के लिए आवश्यक जरूरतें क्या है? सुरक्षित ई भुगतान के लिए गोपनीयता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए साथियों। उपरोक्त सभी इसके लिए राइट हो जाएगा। सिक्योर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है क्या? सिक्योर, गोपनीय होना चाहिए, अखंडता, प्रामाणिकता, सभी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यूटीएम का मतलब हमसे पूछना चाहता है, यूटीएम क्या है? एकीकृत खतरा प्रबंधन। एकीकृत खतरा प्रबंधन इसके लिए राइट हो जाएगा। एनजीएफडब्ल्यू का मतलब साथियों यहाँ पर क्या रहेगा? अगली पीढ़ी फायरवॉल। अगली पीढ़ी फायरवॉल इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, अगली पीढ़ी फायरवॉल कह सकते हो आप ऐसे इसको। अगर आप ये देखते, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट अध्याय आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के कौन कौन से तरीके साथियों यहाँ पर रहने वाले हैं? हम क्या कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, उससे भुगतान कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट से आजकल हम यूज करते हैं, जैसे हम अलग अलग यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, उनमें वॉलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी किया जा सकते हैं साथियों। आपने ये चीजें भी देखी होगी, एक आजकल हमें यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं, वो चीजें इन सभी के अंदर शामिल हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ही हो जाएगा साथियों। उपयोग सभी राइट हो जाएगा। अगर आपने सुना होगा एनईएफटी सुना होगा, वो भी क्या है? वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने का सिस्टम है। ऑनलाइन जो हम पेमेंट कर रहे हैं ना, ऑनलाइन जो पेमेंट का माध्यम है, वो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अंदर शामिल हो जाएगा। जो भी आप सोर्स यूज करके यूज कर रहे हो ना, वो इसके अंदर आ जाएगा साथियों। रेडियो किसके अंतर्गत आता है? रेडियो क्या है? एक पारंपरिक विपणन है, पारंपरिक विपणन रेडियो हो जाएगा, पारंपरिक विपणन हो जाएगा। फेसबुक किसके अंतर्गत आता है? फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग या सोशल वेबसाइट है, यानी सामाजिक मीडिया विपणन है। सामाजिक मीडिया विपणन है, आप यहां पर अपने विचार वगैरह प्रस्तुत कर सकते हो, तो सामाजिक मीडिया विपणन ये हो जाएगा। आईपीआर का मतलब, आईपीआर का मतलब आपसे पूछना चाहता है बौद्धिक संपदा का अधिकार। आईपीआर का आईपीआर, हाँ, तो यानी बौद्धिक संपदा का अधिकार इसके लिए राइट हो जाएगा। बौद्धिक संपदा वाला ही इसके लिए राइट रहने वाला है साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है साथियों हमारा एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए। वह सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर द्वारा अनुप्रयोग की अनुमति देता है। वह सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर हार्डवेयर द्वारा अनुप्रयोग की अनुमति देता है, तो वो कौन सा रहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है साथियों। वो ही हमको ऐसा करने की अनुमति प्रदान करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर को एक प्रोग्राम समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसे डैश के द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाए। एक कंप्यूटर को एक प्रोग्राम समझने के लिए यह आवश्यक रहता है कि इसे डैश के द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित किया जा सके। उसके लिए क्या होगा? भाषा अनुवादक होगा। भाषा अनुवादक उसके लिए यूज किया जाता है साथियों। हमने ये भी पढ़ा था, यह यानी क्या है? ट्रांसलेटर इसको कहा जाता है। कभी कभी आपको ये चीजें इंग्लिश वाली कीवर्ड देखने को मिल सकता है, ट्रांसलेटर लिखा है तो आप ये कर देना। और ट्रांसलेटर भी साथियों दो तीन प्रकार के होते हैं, एक असेंबली वाला आता है, एक जो असेंबली ट्रांसलेटर आता है वो क्या है? असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए आता है। ये क्या करते हैं? ट्रांसलेटर क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारी सी हो गई, कोबल होगी, उन चीजों को लो लेवल लैंग्वेज में साथियों कन्वर्ट कर देते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, जैसे इंटरप्रेटर आ जाता है, एक इंटरप्रेटर इसके अंदर आ जाएगा, वो भी साथियों लाइन वाइज कर देता है। ये क्या? इंटरप्रेटर साथियों जो भाषा का अनुवाद करेगा ना, वो क्या करेगा? लाइन बाय लाइन करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर करता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये चीज ध्यान रखना, लाइन बाय लाइन कौन करता है? तो इंटरप्रेटर। अगर मैं आपको यहां पर लिख दूं कंपाइलर लिख दूं, तो ये क्या करता है? पूरा प्रोग्राम, ये आपको लिखा आ सकता है। मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना चाहता है, पूछ लेता है। प्रोग्राम अगर आपको ऐसा लिखा है कि पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल या इनको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझने वाली भाषा में बदलना है, तो कंपाइलर का यूज करेंगे। अगर हमको लाइन वाइज लाइन करना है तो इंटरप्रेटर का यूज करेंगे। असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ट्रांसलेटर का मुख्य काम है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी 0101 वाली भाषा में बदलने के काम आता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है साथियों 0101 ही समझता है और हमको ये समझ नहीं आती है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। जीयूआई का मतलब साथियों मैंने आपको बता दिया था, जीयूआई का भी मैंने मतलब बताया आपको, और मैंने आपको सीयूआई का भी मतलब बताया था। तो इसके लिए क्या राइट हो जाएगा, जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसके लिए राइट हो जाएगा। सीयूआई भी ध्यान रखना, बार बार क्यों बोल रहा हूं, करेक्टर यूजर इंटरफेस इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का हो जाएगा। डैश सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। डैश पूछना चाहता है सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला साथियों क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट हमारा आंसर जो रहेगा विंडोज आज के समय में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। विंडोज सबसे ज्यादा लोकप्रिय आज का जो कंप्यूटर के अंदर लोकप्रिय है तो वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है साथियों। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिजाइनर और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ताओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है। ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई वो रहेगा साथियों लिनक्स। लिनक्स उसके लिए क्या है, ग्राफिकल जो डिजाइनर होते हैं उनके लिए लिनक्स राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है, सिस्टम में यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर मैंने आपको जैसा बताया, यूटिलिटीज, ये उपरोक्त सभी क्या है जो हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं साथियों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है साथियों। ओएस के बगैर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट रहते हैं, ये हार्डवेयर के नजदीक होते हैं। तो ये ओएस हमको हार्डवेयर से अटैच करता है और यहां पर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। एप्लीकेशन हमारी ओएस वगैरह से जुड़ी रहती है, तो इस प्रकार ये टच में रहते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है ये यूजर के टच में आ जाती है, एप्लीकेशन यूजर के टच में होती है, यूजर ओएस वगैरह के टच में रहता है, फिर ये ओएस आपका हार्डवेयर से टच रहता है। तो इस प्रकार का ये क्रम रहता है, यूजर से एप्लीकेशन में जाएगा, फिर वो ओएस उस डेटा को परफॉर्म करेगा, हार्डवेयर से जो हमारे जैसे हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई है उनसे डेटा का आदान प्रदान कर कर हमारे तक डेटा पहुंचा देता है। ये चीजें ध्यान रखनी है, पूछा जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के काम आती है, हमारा काम आसान बनाती है, और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम को रन कराने के काम आते हैं, सिस्टम को एक वेल मैनेज तरीके से चलाने में काम आते हैं। कोड किए गए निर्देशों की सूची को कहा जाता है, जो कोड कर दिए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन साथियों कल भी अलग लैंग्वेज में हमने पढ़ा था। आप अगर बुक आरबीएससी की 9th क्लास की बुक थी उसमें देखा था, क्वेश्चन प्रोग्राम से संबंधित आया था, तो कंप्यूटर प्रोग्राम हो जाएगा। कुछ निर्देश, एक सूची बनाकर एक कुछ तैयार किया जाता है ना, कोई विशेष कार्य को कंप्लीट करने के लिए, कोई विशेष टास्क पूरा करने के लिए, तो कंप्यूटर प्रोग्राम हो जाएगा। स्रोत कोड देखने, संशोधित करने और पुनः आवंटन के लिए उपलब्ध है। स्रोत कोड देखने के लिए, संशोधित करने के लिए, पुनः आवंटन करने के लिए खुला स्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुला स्रोत हो जाएगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम आने वाली मिनी कंप्यूटर्स पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। किसको किया गया साथियों, लिनक्स को डिजाइन किया गया था। लिनक्स इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। संचार के समय आपसे पूछना चाहता है, संचार के समय एसएमटीपी का उपयोग किया जाने वाला पोर्ट नंबर, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर आपसे पूछना चाहता है। तो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर साथियों पोर्ट नंबर 25 रहता है। पोर्ट नंबर कितना रहता है, 25 रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 ध्यान रखना है। डीएसएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा साथियों, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल का पूर्ण रूप हो जाता है। डीएसएल का पूर्ण रूप डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाता है। निम्न में से कौन सा वायरलेस ब्रॉडबैंड का एक उपयोग है, वायरलेस जो ब्रॉडबैंड रहता है उसका उपयोग साथियों मोबाइल ब्रॉडबैंड इसके लिए राइट हो जाएगा। मोबाइल ब्रॉडबैंड इसके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से कौन सा माध्यम एक प्रकार है, माध्यम का एक प्रकार आपसे पूछना चाहता है, माध्यम का एक प्रकार आपसे पूछना चाहता है। निर्देशित माध्यम, निर्देशित माध्यम इसके लिए क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, निर्देशित माध्यम वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है साथियों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर कौन सा था। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये आपसे पूछना चाहता है प्रथम जीयूआई आधारित यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आधार पर बनाया गया वेब ब्राउजर पूछना चाहता है। जैसे आज के समय में आप कुछ ब्राउजर वगैरह कुछ डाउनलोड करने के लिए यूज नहीं करते क्या, यूसी ब्राउजर हो गया, क्रोम हो गया, वो उस तरह का ये पूछना चाहता है। प्रथम ग्राफिकल जो कौन सा था, एयरवाइज। एयरवाइज इसके लिए राइट रहेगा। एक नंबर ऑप्शन साथियों, ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखना, एयरवाइज इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली कौन से सिस्टम पर बनाई गई थी? पहली चैट प्रणाली बनाई गई प्लेटो पर। पहली चैट प्रणाली प्लेटो के अंदर। आप चार्ट कहाँ होता है? प्लेट के अंदर चार्ट खाते हैं, तो कुछ चीजें इस प्रकार आप लिंक कर सकते हो, आपके जैसे आपको सुलियत लगे उस पर आप ट्रिक वगैरह बनाकर थोड़ा याद करने का प्रयास कर लें। निम्न में से कौन सी एक प्रसिद्ध मेल सेवा है? मेल सेवा की बात की जा रही है साथियों। मेल सेवा में आपको ध्यान आना चाहिए, आउटलुक का नाम ध्यान आना चाहिए। आउटलुक जो है एक प्रसिद्ध मेल सेवा है साथियों, मेलिंग यहां से की जाती है, आउटलुक यहां पे हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मेल सेवा का प्रकार है? मेल सेवा का प्रकार वेब आधारित मेल साथियों, मेल सेवा का प्रकार है। वेब आधारित मेल जो रहते हैं मेल सेवा का ही एक भाग है साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है साथियों। तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस यहां पर रहेगा साथियों क्विक हील। ये क्विक हील जो है ना साथियों, ये क्या है? एक प्रकार का एंटीवायरस है। एक आपको एम कैफे देखने को मिलता है, बहुत प्रकार के एंटीवायरस आते हैं, तो उनके थोड़े बहुत आप नाम देख लेना। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा? क्विक हील क्या है? क्विक हील जो है एक प्रकार का एंटीवायरस है। वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया? मैंने आपको पहले बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। वायरस से संबंधित बातें की जा रही है, तो फेड कोहेन के द्वारा साथियों, फेड कोहेन के द्वारा वायरस शब्द दिया गया। वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया? फेड कोहेन के द्वारा दिया गया। किस वर्ष के अंदर वायरस शब्द दिया गया? वायरस शब्द दिया कब गया? तो 1985 के अंदर दिया गया। कब दिया गया साथियों? 1985 के अंदर वायरस शब्द दिया गया है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं साथियों। आज का हमारा ये अंतिम चैप्टर हो जाएगा, इंटरनेट से संबंधित चैप्टर है ये। निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी यहां पर रहेगी? गूगल हमको साथियों जीमेल की सेवा प्रदान करवाता है। जीमेल इसके लिए राइट हो जाएगा। जीमेल इसके लिए राइट हो जाएगा। पहला वाणिज्यिक आईएसपी द वर्ल्ड कहां बनाया गया? आईएसपी द वर्ल्ड कहां पर बनाया गया? पहला वाणिज्यिक बनाया गया था साथियों, यह बनाया गया था ब्रुकलिन के अंदर। कहां पर बनाया गया? ब्रुकलिन के अंदर बनाया गया था। IPv6 का साइज कितना होता है? IPv6 का साइज यहां पर पूछना चाहता है। तो IPv6 रहती है साथियों 128 बिट की रहती है। 128 बिट की IPv6 होती है। IPv4 को कितनी क्लास में विभाजित किया जा सकता है? IPv4 को कितनी क्लास के अंदर विभाजित हम कर सकते हैं? तो IPv4 की 5 क्लास होती है साथियों, 5 क्लास उसकी होती है। इसके लिए राइट हो जाएगा। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कौन से माध्यम का यूज किया जाता है? तो अगर हम इंटरनेट तक पहुंचना है तो यूज करना है तो वाईफाई का यूज किया जाता है। वाईफाई का यूज किया जाता है साथियों। ये आज का हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इनके महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं ना, महत्वपूर्ण बिंदु वाले वो टॉपिक पढ़ेंगे साथियों, वो आपको मैं कवर करा दूंगा। वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु वाला टॉपिक साथियों हम पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे 2 वीडियो रहेंगे उसमें हम एक दिन 9th क्लास के, एक दिन 10th क्लास के जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। फिर अगर कोई 11th या 12th की बुक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनती है तो वो भी हम डिस्कस, 11th 12th की बुक अगर इंपॉर्टेंट रहती है वो भी हम देखेंगे, डिस्कस कर लेंगे साथियों। तो एक बार ये वीडियो सभी साथियों के साथ आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और कॉमेंट कर जरूर बताएं वीडियो आपको लगा कैसा है। जो साथी चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहे वो उनको मिल सके। धन्यवाद साथियों।